हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पर। मेरा नाम सचिन है और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा इस चैनल पे। आप सभी लोगों ने बहुत डिमांड की थी लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था चैनल पे कि सर हमें चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स करवा दीजिए। हमें थ्योरी क्लियर है, डेरिवेशंस हम कर रहे हैं या हमसे हो जाएंगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस है, बस हमसे न्यूमेरिकल जो है वो नहीं बन रहे, राइट। तो न्यूमेरिकल्स को करने का जो तरीका है ऑलरेडी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि हमको सबसे पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को क्रैक करना है, राइट। अब इसी चीज का एग्जांपल कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को क्रैक करके राइट फॉर्मूलाज पुट करके आप कैसे सवाल सॉल्व कर सकते हो, हम इस क्लास में सीखेंगे। एनसीईआरटी के सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स बेसिकली, जो हम इस क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जरूरी है कि इन पूरे सवालों में से कोई ना कोई सवाल आ ही जाए पेपर में, और दूसरी चीज ये भी है कि अगर ये सवाल नहीं आते पेपर में तो इनसे मिलता जुलता ही सवाल आपको गारंटीड मिलेगा। बहुत अच्छे सवाल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो बेटा पेपर में सवाल आने की प्रोबेबिलिटी पूरी है इन पर्टिकुलर क्वेश्चन से। उसके अलावा ये सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को आने चाहिए, तो अपने नोटबुक लो निकाल लीजिए, पेन अपना रेडी कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत बढ़िया तरीके से अपन लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले, राइट। देखो डर लग रहा होगा न्यूमेरिकल्स से आप सभी लोगों को, चैप्टर वाइज में करवा दूंगा और धीरे धीरे आप लोगों का ये डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, जीरो। चलो शुरू करते हैं बेटा। आई होप कि आपने अपना पेन और कॉपी रेडी कर ली है। क्वेश्चंस आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हैं, हालांकि मैंने नंबर नहीं डाला हुआ है कि एक्सरसाइज का 1.1 है या 1.2 है, कौन सा क्वेश्चन है, बट ठीक है, आप लोग देखोगे आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एक नए तरीके से पढ़ना, ठीक। 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC, QD, उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड अगेन -5 माइक्रोकूलम are located at the corner of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? सबसे पहले सोचो कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है भाई। 4 चार्ज दिए गए हैं जो एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं, ऐसा ही है। मतलब क्वेश्चन से मैं एक बेसिक आउटलाइन ये ड्रॉ कर सकता हूं कि कुछ ऐसी चीजें मेरे को बताई जाने की कोशिश की जा रही है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब भाई स्क्वायर की तो सारी साइड सेम होती है, आप सभी लोगों को पता है। यहां एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, यहां दूसरा चार्ज रखा हुआ है, यहां एक चार्ज रखा हुआ है, यहां दूसरा चार्ज रखा हुआ है, यहां तीसरा चार्ज रखा हुआ है और यहां पे चौथा चार्ज रखा हुआ है ना। ये बात आपको बताई गई है, ठीक है। अब आपको ये बोला गया है कि एक और चार्ज, मतलब एक 5वां चार्ज अगर मैं यहां ले आऊं, कहां ले आऊं बेटा, सेंटर पे ले आऊं, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा। अब इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। 2 तरीके कैसे हैं भाई, इसको मैं मान लेता हूं 2 माइक्रोकूलम, इसको मान लेता हूं -5, है ना। मतलब ऑर्डर में मानना, जैसे ये दिया हुआ है तो कहीं से भी पिक कर लो, 2 यहां मानो, चाहे यहां मानो, चाहे यहां मानो, चाहे मानो, पर जहां से स्टार्ट करो फिर उसके बाद ऑर्डर में चलना है जैसे ये दिए हुए हैं। इसको मैंने फिर से 2 माइक्रोकूलम मान लिया और इसको मैंने -5 माइक्रोकूलम मान लिया, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, 2 तरीके कौन कौन से हैं। पहला तरीका तो यह है, ये एक चार्ज जो है बेटा इसका मैग्नीट्यूड दे रखा 1 माइक्रोकूलम अपन को, ठीक है। पहला तरीका तो यह है कि मैं इस चार्ज का इस पे फोर्स लिखूं, वैक्यूम में रखे हुए K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फिर इस चार्ज का इस पे फोर्स लिखूं, फिर इस चार्ज का इस पे फोर्स लिखूं और फिर इस चार्ज का इस पे फोर्स लिखूं। चारों फोर्सेस की मैं डायरेक्शन भी देखूं और फिर उनका वेक्टर सम करूं तो नेट फोर्स आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन हमें एक और तरीका पता है कि अगर हमें किसी चार्ज पे फोर्स लिखना है, लेट्स से मैग्नीट्यूड है चार्ज का Q और इस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स लिखना है, हमें अगर यह पता हो कि यह चार्ज किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो मैं बस इस चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यह आ जाएगा टोटल फोर्स। क्या आ जाएगा बेटा, टोटल फोर्स। जैसे यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं अपन, मान लो 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं यहां पे कोई भी चार्ज लाऊं, Q1 लाऊंगा तो Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना, Q1 इंटू E। Q2 लाऊंगा तो बेटा Q2 इंटू E, Q3 लाऊंगा तो बेटा Q3 इंटू E। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है तो वो फोर्स महसूस करता है, ये बात सत्य है, हम इसे बिल्कुल नहीं टाल सकते। और वो जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है वो चार्ज जिस पे फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज रखा है, बस ये हो गया फोर्स। किसी भी चार्ज के ऊपर जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और जो चार्ज रखा है, इन 2 चीजों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना थोड़ा रिलेटिवली आसान रहेगा, फोर्स में तो काफी दिक्कत होती है। अच्छा,
क्या मेरे साथ आप लोग एग्री करोगे कि जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये भी होगी? स्क्वायर है भाई, सवाल आसान बनाने के लिए स्क्वायर दिया है। जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी, और जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। ये बात भी पक्की है, ठीक है। अच्छा, तो मैं इस दूरी को ना आर मान रहा हूं बेटा। क्या मान रहा हूं? आर मान रहा हूं, ठीक। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सेंटर पे, तो सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करना है, आ गया फोर्स। और यही हमारा अभी तो मोटिव है कि भाई यही निकालना है, हमें फोर्स निकालना है ऑल एंड ऑल, ठीक। तो हमने क्या किया? हमने एक छोटा सा काम किया। क्या काम किया? हमने सबसे पहले ये देखा कि यार यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना इस चार्ज की वजह से, वो होगी K इंटू 2 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा पॉइंट पे दूर की तरफ। अब मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं छोटी छोटी चीजें आपको पता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण कहां होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? दूर की तरफ। नेगेटिव कारण चार्ज की तरफ। कोई भी एक पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए, अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण पूछ रहे हो तो चार्ज से दूर की तरफ लगा दो निशान, और अगर नेगेटिव चार्ज के कारण पूछ रहे हो तो उस पॉइंट पे चार्ज की तरफ निशान लगा दो, बस खत्म है, सिंपल फंडा, राइट। तो भैया जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे वो होगी चार्ज से दूर की तरफ, तो इधर दूर की तरफ हो गई, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है इसके कारण भी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू का मतलब 2 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर होगी, और इसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी भाई? पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है? दूर की तरफ, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर की तरफ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या है कि भैया 3 और 4 जो है ना वो साथ नहीं होंगे, वो 1 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, और वो 7 भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा बेटा। वेक्टर डिपेंड करता है 2 वेक्टर्स के एंगल पे, है ना, कि रिजल्टेंट क्या आएगा। मुझे ये पता है कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जितनी इधर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे उतनी इधर है। मतलब कि 2 वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हों और एक दूसरे से 180 डिग्री पे यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट आता है उनका 0। मतलब कि इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण टोटल मिला के यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्रिएट हो रही है। और सेम कहानी इन दोनों चार्ज के कारण होगी भाई। इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देख नेगेटिव चार्ज है ना, तो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज की तरफ। पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का निशान लगाते हैं। अब वो चार्ज से दूर हो सकता है, चार्ज की तरफ हो सकता है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉइंट पे दूर की तरफ लगा दो, चार्ज नेगेटिव है तो पॉइंट पे चार्ज की तरफ लगा दो। सिंपल सिंपल फंडे, ये याद रखना है। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो चार्ज की तरफ होगी। दोनों चार्जेस से पॉइंट की दूरी सेम, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, तो भैया दोनों के कारण अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। आप लिख लेना, ठीक है, मतलब समझा रहा हूं मैं, आप इस चीज को लिख लीजिएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, ई नेट एट सेंटर जो आएगी वो आएगी 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है बेटा सेंटर पे वो आ रही है 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सी एंड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डी, वो आ रही है 0, ठीक है। अब 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं एक चार्ज लेके आया हूं 1 माइक्रोकूलम का। कौन सा चार्ज लेके आया हूं? 1 माइक्रोकूलम का। तो फोर्स कितना लगेगा इस चार्ज पे भाई? जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है मल्टीप्लाई बाय ये इसको मैंने 1 इंटू 10⁻⁻⁶ मतलब माइक्रोकूलम को चेंज करके लिख दिया है कूलम में ना, ऐसा यूनिट में। भाई जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ चार्ज। अरे क्यों ही यही तो लिखा है मेरे भाई, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो यार। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0, है ना। एक छोटी सी बात बताता हूं। 2 लोग थे, उनमें से एक ने कहा कि माई IQ इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन योर IQ, ठीक है। बंदे ने कहा एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0, मतलब मेरा IQ 0 है भाई, तो तू भी होशियार मत बन, कुछ भी मल्टीप्लाई कर, तू 10 टाइम्स बोल दे तेरा भी 0 ही रहेगा, ठीक है। तो छोटी सी एक कहानी थी आप लोगों को बताने के लिए कि जरूरी नहीं है कि आप मैनी फोल्ड्स अगर कोई चीज हो रही है तो अच्छी हो रही हो, अनलेस कोई दूसरी चीज जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर वो 0 है तो आप कितने एफर्ट मार लो, कितना ही टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 0 ही आना, बस खत्म बात, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद एक और प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और मेरी एक छोटी सी आदत है, आदत यह है कि मैं बहुत सारी चीजें लिखता नहीं हूं, मैं बहुत सारी चीजें बताता हूं, ठीक है। तो उम्मीद रहेगी कि आप लोग जो है जो अपने भ्रम हैं उनको कमेंट में लिखेंगे, सर हमें पहले ये भ्रम थे अब वो दूर हो रहे हैं, या फिर जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व करने में एलेबरेट कर सकते हैं आप कमेंट में। सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं, इसीलिए बेटा आपके लिए सेशन आया है। चलो
2 पॉइंट चार्जेस, एक है 3 माइक्रोकूलम और दूसरा है -3 माइक्रोकूलम। ये लोकेट है 20 सेंटीमीटर पे। अच्छा, और वैक्यूम में कोई बात नहीं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी जॉइनिंग द 2 चार्जेस, है ना। पहले इस चीज को क्रैक कर लेते हैं और फिर आगे कहानी पे चल देंगे। सुनना ध्यान से जरा, 2 चार्ज है, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? मैग्नीट्यूड का मतलब है कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा कोई चार्ज, है ना, वो मैग्नीट्यूड से डिफाइन होता है। ठीक है, 3 है, इसका भी 3 है, दोनों का नेचर ऑपोजिट है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। तो 2 चार्ज अगर सेम मैग्नीट्यूड के हों और दोनों का नेचर ऑपोजिट हो तो क्या वो एक डाइपोल फॉर्म कर लेते हैं? जी हां, बिल्कुल कर लेते हैं, यहां तक की बात ठीक है। लेकिन उन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। बहुत कम का मतलब क्या है सर, हम समझे नहीं भाई। डाइपोल कहां बनते हैं? मेरे मतलब मैं और अगर मैं अपने साथ में, मैं अपने आप को चलो मैं नेगेटिव चार्ज मान लेता हूं, अपने साथ में मैं एक लड़की को खड़ा कर दूं, पॉजिटिव चार्ज मान लो उसको, तो हम थोड़ी ना डाइपोल बना देंगे अगर हम दूर दूर खड़े हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी चार्ज हो या कोई चार्ज ऑब्जेक्ट हो, आप ऐसा समझ लो, वो डाइपोल तभी फॉर्म करेंगे जब वो बहुत पास होंगे। अब सर बहुत पास का मतलब क्या है? भाई देखो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर बनते हैं डाइपोल और इनके बीच की दूरी होती है 10⁻⁻⁹, -12, -6 मान लो कम से कम। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल्स में फॉर्म होते हैं डाइपोल, आप सभी लोगों को पता होगा ना। तो डाइपोल्स बनने के लिए जो दूरी है ना दोनों चार्जेस के बीच की, बहुत कम होनी चाहिए। मतलब माइक्रोमीटर में आ रही है, नैनोमीटर में आ रही है ना, तब तो डाइपोल बन जाएगा। यहां ये दूरी दे रखी है हमको सेंटीमीटर में आ रहा है। 20 सेंटीमीटर तो बहुत होता है, अपना स्केल ही 15 सेंटीमीटर का होता है। यानी कि एक चार्ज को यहां रखो और दूसरे चार्ज को यहां रखो तो डाइपोल नहीं बनेगा। इनके बीच की दूरी इतनी कम होनी चाहिए कि मेरे को माइक्रोमीटर से भी बहुत बहुत बेयरली नजर आए, समझे। तो सबसे पहली चीज, कई बच्चे सोचते हैं, मेरे से बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर यहाँ डाइपोल क्यों नहीं बना? भाई सीधा सा रीजन है, इसलिए नहीं बना। वहां तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही डाइपोल की, यहां नहीं हो रही, इसलिए डाइपोल नहीं है। तो इसको चार्ज की प्रॉपर्टी से अपन लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख बेटा, 2 चार्ज है, एक ए है एक बी है और 20 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। चल रख देते, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला चार्ज 3 माइक्रोकूलम और इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पे ये दूसरा चार्ज -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, दूरी रख दी हमने 20 सेंटीमीटर। अब दोनों से बिल्कुल एकदम मिड पॉइंट पे हमको क्या पूछी गई? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/R²। इससे आसान तो कोई चीज हो ही नहीं सकती जो पूछी जाए पेपर में, है ना। तो हमने कहा बहुत ही तेज फड़फड़ाते हुए कि सर पॉजिटिव चार्ज जो है, सुनना ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे कहां होती है? दूर की तरफ। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज से दूर की तरफ। ठीक है, इसके कारण देखे जरा, नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है? चार्ज की तरफ। अरे पॉजिटिव कारण दूर की तरफ, नेगेटिव कारण चार्ज की तरफ। तो इस पॉइंट पे निशान लगा दिया हमने अगेन चार्ज की तरफ। तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। कितनी कितनी है देख लेते हैं। ये दूरी 10 सेंटीमीटर रहेगी और ये दूरी 10 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि बेटा मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो पहले मैं पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, तो E+ लिख दिया मैंने। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो आएगी क्यू की वैल्यू क्या है बेटा? 3 × 10⁻⁻⁶, है ना। कन्वर्जन करना ना भूले यूनिट का, SI में लिखना है जो लिखना है, /R²। R का मतलब है 10 सेंटीमीटर, इसे मैंने मीटर में कन्वर्ट किया और इसका कर दिया स्क्वायर। के की वैल्यू तो पता है ना सभी लोगों को? अरे 12वीं में पहुंच गए, इतना तो पता होगा, 9 × 10⁻⁹ SI में। ठीक है, ये हो गई भाई पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E-, वो हमने लिख दिया अगेन K, फिर साइन लगाया, चार्ज लिखा और अगेन दूरी जो है उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स हम लिखते हैं ना, उसमें यहाँ पे चार्ज का साइन नहीं लिखते हैं, याद रखना। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि वेक्टर से और इनमें साइन का मतलब डायरेक्शन हो जाती है ना। और डायरेक्शन तो हम दिखा ही रहे हैं, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये मैग्नीट्यूड है और आई कैप लिख दो, क्योंकि अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस माना है तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में और इस चार्ज के कारण भी एक्स एक्सिस में, यहां भी आई कैप लगा दो, बस खत्म बात। 11वीं भी तो पढ़ के ही आए होगे, है ना। ठीक है, एनीवेज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो एक वेक्टर है, तो कभी भी नेट निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फोर्स का, डाइपोल मोमेंट का, तो हम वेक्टर के ही तरीके से निकालेंगे। तो हम पहले वाले का दूसरे वाले में वेक्टर एडिशन करेंगे। अब हमने यार 11वीं में इतना अच्छा आपको वेक्टर पढ़ाया, कभी आपने देखा हो वीडियो,
तो आपको समझ में आ जाएगा कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के डायरेक्शन में हो, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है ना, वो डायरेक्ट जोड़ दो दोनों को वही होता है। नहीं तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के एंगल का कॉस। यही करते हैं ना, अरे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा का अंडर रूट, ऐसे ही रिजल्टेंट आता है। वो सब नहीं करने वाला हूं, 11वीं में करवाते हैं वो। सीधी सीधी सी बात है, दोनों दिखाई दे रहे हैं हमें कहां पे बेटा, सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो नेट जो आएगा अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो किसी भी एक का लिख दो। के की वैल्यू लिख रहा हूं 9 × 10⁻9 एंड 3 × 10⁻6 एंड 10 × 10⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल एज दैट, ऐसे लिख के आओगे, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नहीं हिलाएगा कोई, एक भी नंबर आपका। ठीक है, अब बोला गया कि इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज। मतलब ये कह रहा है भाई साहब, आप है ना एक नेगेटिव चार्ज लो, उसे यहां रख दो, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। भाई फोर्स निकालना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। कैसे, जो चार्ज है, सुनना ध्यान से, उस चार्ज के ऊपर फोर्स लिखना है। किस चार्ज के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कुछ, क्यू मान लेते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड मान लिया हमने क्यू। जिस चार्ज पे फोर्स लिख रहे हैं उसे मल्टीप्लाई कर दो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नेट, अभी तो निकालिए, तो ई नेट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जो भी ये आएगा ना, बस इसे मल्टीप्लाई कर देना, किससे बेटा, 1.5 × 10⁻9 से। लिख दे रहा हूं, अभी कर लेना यार, है ना, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा ये सब मेरे से करवाओगे तो। 7 आपको देना पड़ेगा बेटा मेरा, है ना। पेपर में नंबर पूरे आएंगे, पूरे पूरे पेपर में नंबर अच्छे आएंगे आपके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा साथ देना है ना मास्टर का, कि भाई ठीक है, कैलकुलेशन वैलकुलेशन छोड़ो सर, कॉन्सेप्ट बताते चलो, फंडे बताते चलो। ठीक है भाई। सिस्टम हैज 2 चार्जेस, ओहो हो, 2 चार्जेस सिस्टम के, और दोनों को लोकेट किया गया है यहाँ पे। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अब आपको ये सोचना चाहिए कि सर यहाँ, अब अच्छा चलो ठीक है, मैं खुद ही बता दूंगा, पहले सवाल को पढ़ो। 2 चार्ज हैं, ठीक है, मैं एक्स वाई जेड कोई भी डायरेक्शन मान सकता हूँ, लेट से मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे जेड एक्सिस में रखे हो ना, देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, जेड कोऑर्डिनेट है। मतलब आपको दिया हुआ है कि 2 चार्ज, उनकी लोकेशन बताई हुई है, डायरेक्ट दूरी नहीं दी हुई दोनों के बीच की। आपको ये बताओ कि पहला जो है वो दिल्ली में है, दूसरा जो है वो जयपुर में है। ठीक है, अब ये नहीं बताया गया कि दिल्ली और जयपुर की दूरी 300 किलोमीटर है, डायरेक्ट नहीं बताई हुई, आपको बताओ एक दिल्ली में एक जयपुर में, तो आपको पता चल गया ना कि दोनों की लोकेशन यहाँ है, तो दूरी आपको पता चल गई है ना। तो लोकेशन दी हुई है। एनीवेज, ये मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं, लेट्स कंसीडर दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, तो ये माइनस जेड एक्सिस हो जाएगी इधर। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्लियर है। अच्छा, अब यार जो चार्ज है ना, उसकी लोकेशन है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 रखा मैंने, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 रखा, और जेड कोऑर्डिनेट से -15, तो ये जेड एक्सिस है, तो इसमें आ जाऊंगा मैं 15 इधर। तो पहला जो चार्ज है क्यू ए, भैया उसकी लोकेशन पता चलेगी, सेम क्यू बी की लोकेशन है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब एक्स में कहीं नहीं चलना है, वाई कोऑर्डिनेट 0 मतलब वाई में कहीं नहीं चलना है, जेड में चलना है 15, जेड में चल लो 15, ये क्यू बी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी देखो, डायरेक्ट एक ही लाइन पे, तो ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो जो दूरी है दोनों के बीच की, जिसको मैं डी बोल रहा हूं, वो हो गई है 30 सेंटीमीटर। 15 तो उधर है, 15 इधर है, तो टोटल दूरी कितनी होगी बेटे, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट मीटर में ही लिख दे रहा हूं। अच्छा, पहला चार्ज है 2.5 × 10⁻7, दूसरा चार्ज है -2.5 × 10⁻7। अच्छा देखो जरा ध्यान से, दोनों ही जो चार्ज हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनका नेचर अलग है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैग्नीट्यूड कैसे सेम है यार, ढाई है यहाँ -2.5 है, ढाई तो बड़ा होता है -2.5 से, नहीं होता है बेटे। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज के परिमाण को प्रदर्शित करना, पावर को प्रदर्शित करना, पावर को रिफ्लेक्ट करना, वो होता है मैग्नीट्यूड। अब सोचो कि एक चार्ज है 2.5 का, किसी पॉइंट पे ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ना, उतनी ये भी कर सकता है, बट डायरेक्शन का अंतर है क्या,
हाँ, एक कूलम और माइनस एक कूलम, एक कूलम और माइनस एक कूलम एक ही बात है, बस अंतर किसका है कि जो एक कूलम प्लस 1 कूलम बोल रहा हूं, वो किसी पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे ना, तो वो दूर की तरफ होगी, नेगेटिव के कारण पास की तरफ होगी, हर एक पॉइंट में मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम आएगा। तो 2.5 और माइनस 2.5 बेटा बराबर हैं, ये अलग बात नहीं है, याद रखना इस चीज को। कई बच्चे गलत बताते हैं, अरे सर माइनस लग रहा है, छोटा होता है। अरे मेरे भाई नंबर देख, पावर देख, पावर देख, कहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी ये करेगा 2 सेंटीमीटर दूरी पे निकाल के देख ले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, जो इसका आएगा वही इसका आएगा। मतलब दोनों की पावर तो बराबर है, मतलब स्ट्रेंथ बराबर है, मतलब दोनों चार्जेस जो उनका मैग्नीट्यूड बराबर है। अलग क्या है, नेचर अलग है। ये पॉजिटिव चार्ज को रेपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब ये नेचर जो है वो साइन के द्वारा दिखाया जाता है, होपिंग दैट यू नो ऑलरेडी। अच्छा जी, अब आ जाते दूसरे पॉइंट पे कि अरे सर अभी तो आपने 20 सेंटीमीटर वाले में तो कैंसिल कर दिया था डाइपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन, मतलब जो फैक्ट था वो खत्म ही कर दिया था आपने की, और सेंटीमीटर तो बहुत होता है, स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है, 20 सेंटीमीटर पे 2 चार्जेस को रखेंगे तो डाइपोल तो बनेगा नहीं, है ना। एक एग्जाम्पल भी दे दिया था। यहां बेटा डाइपोल बनेगा तो नहीं, लेकिन उन्होंने सवाल बनाने के लिए जबरदस्ती बना दिया है, सवाल बनाने के लिए जबरदस्ती बना दिया है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना हमारा, उसे हम सेंटीमीटर में मिनिमम बना सकते हैं। हमारे पास स्केल होता है तो उसमें सबसे छोटी जो इकाई होती है उसमें सेंटीमीटर पे ही चलती है, वो सेंटीमीटर पे, मिलीमीटर पे, इनमें ही बना सकते हैं हम उसको। माइक्रोमीटर तो बेटा मैं इसकी यहाँ ड्रॉ कर नहीं सकता, नहीं कर सकता ना, बस तो वही सिंपल सी बात है। तो इन्होंने सवाल बनाने के लिए जबरदस्ती ये चीज डाल दी है कि भैया इसको एक डाइपोल मानो, होगा नहीं, मनवा रहा है हमसे, हम मान लेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें नंबर चाहिए, 3 नंबर का आएगा, हमें नंबर चाहिए, तो हमने नंबर लाने के चक्कर में इसको मान लिया। तो टोटल चार्ज कितना है, सुन लो जरा ध्यान से। पहला चार्ज है QA is 2.5 into 10 to power minus 7 coulomb, ठीक है, and the second charge is minus 2.5 into 10 to power minus 7 coulomb। जल्दी जल्दी से कमेंट में लिख दो टोटल चार्ज कितना है। अच्छा, अगर आपको न्यूमेरिकल्स लाइव करने हो ना, मैं अभी भी बता रहा हूं, तो कमेंट कर देना कि सर न्यूमेरिकल्स लाइव कराओ, पढ़ाऊंगा भी मैं, ठीक है, वो चीजें अपनी चलती रहेंगी। अगर आपको चाहिए कि सर न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन हमारे साथ लाइव करो, तो अपन 1.5 घंटे की एक क्लास रखेंगे लाइव, 2 घंटे की क्लास रखेंगे लाइव, और हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को ऐसे ही निपटाते चलेंगे, है ना। चलो एनीवेज, एक डब्बा बनाया, उसमें मैंने प्लस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 चार्ज रख दिया। अब सुनना ध्यान से, इस डब्बे के अंदर टोटल चार्ज कितना है। आप कहोगे सर 0। अरे क्यों 0? भाई जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो 0 चार्ज हो गया। तो भैया अभी जो हमें डाइपोल दिया गया है, जो सिस्टम बताया गया है, उसका टोटल चार्ज होगा 0, ठीक है। टोटल का मतलब चार्ज आपको पता होगा, एडिटिव नेचर चार्ज का, चार्ज की स्केलर क्वांटिटी है, और चार्ज में 2 और 2 4 ही होते हैं। वेक्टर तो बहुत आरामी चीज है, वेक्टर में 2 और 2 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो, है ना। लेकिन स्केलर में 2 और 2 हमेशा 4 होंगे। तो प्लस 2.5 माइनस 2.5 0 होंगे, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी, सिंपल सी बात है। तो चार्ज हो गया हमारा 0 सिस्टम का। अब हमें डाइपोल मोमेंट पूछा गया। अरे डाइपोल मोमेंट मेरे भाई, डाइपोल मोमेंट कितना होता है? डाइपोल मोमेंट कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, रख दिया भाई मैग्नीट्यूड। अरे तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया गया होगा कुछ Q इंटू 2L या Q इंटू 2D, कुछ ऐसा, वो एक्चुअल में होता क्या है वो समझो। उसको D बोलो 2D बोलो, ठीक है, फॉर्मूला विल वर्क, फिजिक्स विल वर्क एंड मैथ्स विल ऑल्सो वर्क। मैथ सपोर्ट करेगी फिजिक्स को, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है कि कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों ही बराबर है तो मैग्नीट्यूड लिखना है, साइन नहीं लगाते यहां पे, मैग्नीट्यूड का मतलब है स्ट्रेंथ लिखनी है, तो वो है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। तो कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख दिया हमने। अब क्या लिखना है? अब लिखना है आपको दोनों चार्ज के बीच की दूरी। कितनी दूरी है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा कूलम इंटू मीटर में आएगा, ठीक है, यूनिट पता ही है। डाइपोल मोमेंट का जो डेफिनेशन होता है वो मैं अगेन यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, कि डाइपोल मोमेंट जो है ना वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ठीक है। देखो यार हैंड राइटिंग सुंदर है, नजर मत लगा देना, कभी कभी खराब भी हो जाती है ना, कि सर तो बड़ा साफ साफ लिख रहे हैं ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे यहाँ लिख रहे हैं।
चलो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें। ओए होए होए होए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री। ये आ चुका है, ये सीबीएसई के पेपर में आ चुका है ये सवाल ऑलरेडी। अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा सर नॉन यूनिफॉर्म होता तो अलग बात होती। अब वो मैं कंसीडर कर रहा हूं, तुमने बोला थ्योरी तुम्हें आती है तो आती होगी, है ना। नॉन यूनिफॉर्म होता तो अलग बात होती, यूनिफॉर्म ही अलग बात है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड दे रखा है। टॉर्क एक्टिंग जो कर रहा होगा किसके ऊपर, डाइपोल के ऊपर, वो बताना है। सुनना जरा ध्यान से, छोटी सी चीज है उसको मैं समझा देता हूं। सवाल क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जी सर, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक समान, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बनाएंगे उनकी दूरी सेम होगी, वो कहीं भी ऐसे कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग नहीं हो सकती, पैरेलल लाइन से दिखानी है उसको, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है, मतलब इस पूरे रीजन में जहां पे मैं लाइन खींच रहा हूं ना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, और किसी भी एक पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मुझसे पूछोगे कितना है, तो मैं बोलूंगा 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट में, यहां भी इतना, यहां भी इतना, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही है, ठीक है। इसको मैं ई बोल देता हूं। यार भाई साहब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एक डाइपोल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल क्या होता है, ये होता है डाइपोल, ये होता है डाइपोल, इसको हम डाइपोल बोलते हैं। अच्छा डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। किसकी डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट की, या डाइपोल की सिंपल आप बोल सकते हो, ठीक है। तो डाइपोल को रखा गया है 30 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, मतलब कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री है, मतलब कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री है। मतलब कि अगर मैं ऐसे एक लाइन खींचूं और मुझे पता है कि ये लाइन का और ये लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो मुझे पता है कि भैया डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है 30 डिग्री। किसके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है 30 डिग्री। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 30 डिग्री, यही मतलब है इसका। अब डाइपोल मोमेंट जो है उसको ऐसे होना पड़ेगा तभी एंगल 30 आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। हाँ अगर डाइपोल मोमेंट ऐसे हो गया, इसका मतलब नीचे चार्ज होगा नेगेटिव और ऊपर होगा पॉजिटिव, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है यार, सबको पता है बात। अरे होती है नहीं होती दोस्त, है ना। तो डाइपोल मोमेंट ऐसा रखा होगा, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव बना दिया, सवाल गलत हो जाएगा भाई, माननी पड़ेगी ये बात तो तुम्हें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसके साथ में 30 डिग्री पे डाइपोल मोमेंट है, मतलब कि नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। डाइपोल मोमेंट ऐसे है ना, तभी तो 30 डिग्री एंगल आ रहा। अच्छा अब हमें बोला गया है कि यार इस पे टॉर्क बता दो। अरे बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या होता है टॉर्क, P क्रॉस E, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट से दिखाते हैं टॉर्क। क्या होता है बेटा टॉर्क, P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट हटाते E। अच्छा आपको कमेंट में ये बताना E क्रॉस P क्यों नहीं होता, ठीक है, आपको ये बताना है E क्रॉस P क्यों नहीं होता, P क्रॉस E ही क्यों लिखते हैं, जबकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा। P क्रॉस E करो चाहे E क्रॉस P करो, आएगा तो P sin थीटा ही। P क्रॉस E ही क्यों होता है बता देता हूं। ये P की डायरेक्शन है, ठीक है, ये E की डायरेक्शन है। अच्छा बेटा इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, कितना फोर्स लगेगा, अरे कितना फोर्स लगेगा, QE, है ना, क्योंकि E इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह पे, इसका चार्ज मैं Q मान लेता हूं, तो यहां पे फोर्स लगेगा QE। और इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इट विल बी ऑपोजिट टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो उससे ऑपोजिट लगेगा, ठीक है। अब देखो PE क्यों होता है, P होता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। देखो यार डाइपोल मोमेंट इधर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैं कह रहा हूं P क्रॉस E होता है टॉर्क, मैं कह रहा हूं ये बात, है ना। चलो मान लेते हैं, अब मेरा प्रूव करने का टाइम आ गया है। अगर मैं इस डाइपोल को रख दूं और कोई इस डाइपोल को उधर खींचे, ऊपर से पकड़ के, मतलब इधर खींचे, और इधर नीचे से पकड़ को इधर खींचे, मतलब मुझे लोग चाहिए, अब है नहीं, क्या करूं, ठीक है। आप ऐसा मान लो कि एक स्टिक है, कोई इसको पकड़ के इधर खींच रहा है और एक बंदा उधर खींच रहा है, मतलब सोचो मैं उंगली से ऊपर से इसको ऐसे फोर्स लगाऊंगा और नीचे से इस पर ऐसे फोर्स लगाऊंगा, तो देखना ध्यान से, ऐसे घूमेगा ये, मतलब ये जो है अगर इसको मैं इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं इस पे और नीचे से इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तो ये ऐसे घूमेगा,
ऐसे घूमेगा, मतलब टॉर्क ऐसे आ रहा है अंदर की तरफ। अरे टॉर्क अंदर की तरफ कैसे आ रहा है? अरे टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है बेटा, जब आप इसको ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे अगर ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो टॉर्क आएगा अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा, और हम कह रहे हैं कि P क्रॉस E ही होगा। अगर P क्रॉस E करके देखता हूं, देखो ये तो इसके रोटेशन का टॉर्क निकाला मैंने, इसके रोटेशन का टॉर्क निकाला, कहां आ रहा है? अंदर आ रहा है। अब एक बार P क्रॉस E से चेक करते हैं। इधर वाला जो टॉर्क है ना, वो तो मैंने रोटेशन से निकाला कि घूम रहा होगा, तो घूमेगा तो भाई टॉर्क मैंने लिख लिया इसका अंदर की तरफ है, तो इधर वाली बात LHS हमने निकाल लिया। अब RHS अगर सेम आया तो प्रूव हो जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। तो P की डायरेक्शन ये रही, E की डायरेक्शन ये रही, P पे अपना हाथ रखो, E की तरफ घुमा दो, अंगूठा कहां आ रहा है? अंदर। तो अगेन टॉर्क जो है वो P क्रॉस E यानी कि अंदर की तरफ ही आ रहा है। चाहे आप रोटेशन से टॉर्क निकालो लेफ्ट साइड वाला जो है, चाहे P क्रॉस E करो, दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही। E क्रॉस P करोगे तो बाहर की तरफ आएगी टॉर्क की डायरेक्शन, मतलब E क्रॉस P नहीं हो सकता, टॉर्क P क्रॉस E ही होगा। खैर वो यार मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है। आपको डाइपोल मोमेंट दे रखा है P की वैल्यू, तो वी कैन राइट हेयर 4 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बहुत प्यार से 5 × 10⁴, और दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। बायो वाले बच्चे होपफुली होंगे इस क्लास में। 5 × 4 20, 10⁻⁵, और 1/2 तो 10 × 10⁻⁵, यानी कि 10⁻⁴ आ गया टॉर्क। न्यूटन इंटू मीटर, पता ही यूनिट। चलो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि बहुत सारी चीज़। अच्छा ये एक बहुत अच्छा सवाल है, ये मैं अपने टाइम में जब पढ़ता था तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, यहाँ पे बस ऐसा बोला है कि 3 चार्ज है, उनको छोड़ दिया गया है ऐसे स्पेस में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट्स के बीच में। क्वेश्चन जो है मैं उसे पढ़ ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक ही चीज़ बतानी है और मैं उसी पे फोकस करूंगा अभी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। अरे पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के पास होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को रख दूंगा तो पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यही तो होता है नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड का ना। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे सेट है, ठीक है, ऊपर से और नीचे की डायरेक्शन में। जी बिल्कुल सही बात है सर। अब मुझे चार्ज जो है ना 1, 2 और 3, पहले तो इनका क्या करना है? नेचर प्रेडिक्ट करना है। नेचर का मतलब क्या है कि पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है ना वो बिल्कुल एकदम अंधभक्त आदमी है। किसका अंधभक्त है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है वहीं जाता है पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, एकदम कट्टर फॉलोवर। और नेगेटिव चार्ज वो बिल्कुल उल्टा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है यार। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, और नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देखो हमने तीनों को तो जो वेलोसिटी दी वो तो हॉरिजॉन्टल दी है। अगर कुछ नहीं होता, कोई फील्ड नहीं होता, तो ये सीधे निकल जाते। लेकिन एक भाई दिखाई दिया मुझे 3 नंबर, जो सीधा तो नहीं गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो देखना कि अपने ओरिजिनल पाथ से ऊपर गया को या नीचे गया। बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है नीचे। आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ा है कोई चार्ज या उसके ऑपोजिट मुड़ा है। ओरिजिनल पाथ तो ऐसे था, 2 ऊपर मुड़े, इलेक्ट्रिक फील्ड का है नीचे तो 2 मुड़े ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट यानी कि दोनों नेगेटिव है, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। ये सीधा जाना चाह रहा था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का नीचे तो नीचे मुड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मुड़ा है, यह है पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब आपको बिना चार्ज वार्ज कुछ दिए हुए, वैसे बहुत प्रॉपर डेरिवेशन होता है, अपन क्लास में करवाते हैं ये चीजें, बट फिर भी ये क्वेश्चन है ना, इसको आंसर करने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्या? हमसे ना चार्ज बाय मास का रेशियो पूछा हुआ है, Q/m रेशियो, ठीक है। अब इसके अपन को एक ट्रिक पता है, अपन तो उस ट्रिक को फॉलो करेंगे और बेटा अपन कोई भी सवाल पूछे मैं बता दूंगा, ठीक है। चार्ज बाय मास रेशियो जो है ना वो डेविएशन के प्रोपोर्शनल होता है। किसके बेटा? डेविएशन के। कौन कितना बदला, आपके दोस्त बदल लाते होंगे ना बात बोल के कि चलो यार मूवी देखने चलते हैं, तो फिर अरे नहीं यार मेरे को पढ़ाई करनी है ना, ऐसा ऐसा होता होगा। तो वो डेविएशन के प्रोपोर्शनल होता है चार्ज बाय मास का रेशियो। मतलब जो ज्यादा मुड़ा उसका चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा। अब देखो कौन ज्यादा मुड़ा इनमें से? मुड़ा मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से। ध्यान से देखना बेटा, ये ऐसे जाना चाह रहा था,
सुनना ध्यान से, ये ऐसे जाना चाह रहा था, ये भाई भी ऐसे जाना चाह रहा था, और ये भाई भी ऐसे जाना चाह रहा था। ये इतना मुड़ा है, इसको डेविएशन कहूंगा मैं, ये और कम मुड़ा है, और ये सबसे ज्यादा मुड़ा है। ये ऐसे जाना चाह रहा था लेकिन ये ऐसे गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका? 3 नंबर का, तो सबसे ज्यादा Q/M भी 3 नंबर का, ठीक है। जो Q/M है इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डेविएशन। जो ज्यादा मुड़ेगा, जो ज्यादा बदलेगा, जो ज्यादा अपने पाथ से दूर जाएगा, उसका Q/M रेशो ज्यादा रहेगा भाई, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो कर लिया कंसीडर, दिखाई दे रहा है 3 × 10⁻³ आई कैप लिखा हुआ है, मतलब एक्स डायरेक्शन में। यूनिफॉर्म है मतलब हर जगह पे वैल्यू इसकी सेम रहेगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी, ठीक है। तो भैया कंसीडर कर लिया हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फटाफट, ठीक है। आई होप आप सभी लोग क्लास को ठीक से एंजॉय कर पा रहे होंगे, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे, चीज़ें समझ में आए, तो यार शेयर जरूर कर देना अपने 12वीं वाले दोस्तों के साथ या सहेलियों के साथ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, और मतलब मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर आप शेयर कर दोगे तो अच्छा ही लगेगा मुझे, ठीक है। ठीक है, चलो मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड E बोला हुआ है, तो मैं E मान लेता हूं। उसकी वैल्यू भी लिख के दी हुई है, बहुत बढ़िया बात है अगर लिख के दी हुई है तो, है ना, उसे यूज कर लेंगे। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड whose plane is parallel to y-z plane? सोचो क्या बोला हुआ है सवाल में, सोचो दिमाग में। जैसे y-z प्लेन बोला तो y-z प्लेन दिमाग में आना चाहिए। देखो ये मैंने x डायरेक्शन ऑलरेडी मान लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में, आई कैप लिखा हुआ तो x हो गई। y-z प्लेन कहां होता है बेटा? ये y होगी और ये z होगी, मतलब ये y-z प्लेन है। अरे यार अगर मैंने बोर्ड में 2 प्लेन माने हैं x और y, ये x है ये y है, मतलब 2 एक्सिस मानी है, तो तीसरी तो बाहर ही होगी ना, z बाहर ही होगी, क्योंकि प्लेन है, 3 डायमेंशन को दिखा ही नहीं सकता है, 2 डायमेंशन दिखा सकता है। तो x ये y और बाहर की तरफ z, तो y और z वाली लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन होगा y z प्लेन। तो ये मेरा हाथ है ना, ये है y z प्लेन। अब हमारी जो प्लेट है या शीट है या स्क्वायर है, उसकी भी सुनना ध्यान से, जो हमारे स्क्वायर है फील्ड का, जो फील्ड है उसका फ्लक्स बताना किसके थ्रू? स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन, ठीक है। तो YZ प्लेन ये है, तो हमारी शीट भी बेटा इसके पैरेलल ही कहीं होगी, क्योंकि शीट का प्लेन और इसका प्लेन, किसका? YZ प्लेन, दोनों पैरेलल हैं। YZ प्लेन के पैरेलल तो यही बन सकता है प्लेन, यही बन सकता है, या इधर बनेगा, कहीं भी बने बट बनेगा यही, ठीक है ना। तो भैया अपनी शीट जो है वो ऐसे रखी हुई है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो मैंने शीट को ड्रॉ करने की कोशिश की, ड्राइंग अपनी ठीक ठाक है बेटा, है ना, जज नहीं करते ऐसे टीचर को, है ना, बाकी तो बना ही देंगे ठीक ठाक, है ना। ये एक स्क्वायर प्लेट बन गई है, ठीक है, ऐसे रखी हुई है, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब ये y एक्सिस है और आपकी तरफ z एक्सिस है, ठीक है। तो एरिया कहां होगा बेटा? एरिया परपेंडिकुलर होता है हमेशा, किसके? किसी भी पर्टिकुलर प्लेन के। कोई प्लेन होता है उसका एरिया कहां होता है? उसके परपेंडिकुलर। अब उसे इधर भी मान सकते हो आप, इधर भी मान सकते हो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आसानी के लिए मैं इधर मान लेता हूं इस प्लेन का एरिया, ये एरिया वेक्टर हो गया इस प्लेन का, ठीक है। अच्छा, अब इससे जो फ्लक्स गुजर रहा होगा वो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ए, ठीक है। सुनना ध्यान से, क्या E की वैल्यू इस प्लेट के हर एक पॉइंट पे सेम है? हाँ यार, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां भी E है, यहां भी E है, यहां भी E है, यहां भी E है, हर जगह पे E ही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता हूं, नहीं होता तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ता बेटा, याद रखनी है चीजें। तो मैंने इसको लिखा E A, अरे भाई कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। E की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, कॉस थीटा में थीटा 0 डाल दूंगा। क्यों 0 डाल रहा हूं? अरे जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही तो एरिया है, क्यों नहीं डालू 0, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो ये तो एक सिंपल सी बात होगी, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। E की वैल्यू डाल देना बेटा 3 × 10⁻³। एरिया जो आएगा स्क्वायर का कितना आएगा? देखो साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया जो आएगा स्क्वायर का वो आ जाएगा 10 × 10⁻, ये 10 सेंटीमीटर है ना, इसका स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना, ये एरिया हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, नंबर है बस, कुछ नहीं है। अब हमें बोला व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर,
इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। अब तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया है ना, क्या बेटा, अब तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया। मतलब ये कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये कह रहा है कि जो नॉर्मल है ना इस प्लेन पे, अरे नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल की डायरेक्शन में ही तो है कौन, एरिया, ये नॉर्मल हो गया। अरे ये नॉर्मल हो गया ना, परपेंडिकुलर है ये स्क्वायर है, स्क्वायर के परपेंडिकुलर हो गया नॉर्मल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे कहा गया है कि नॉर्मल है ना, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ में 60 डिग्री एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। तो इसको मैं ऐसे रख दूं ऐसे, और मैं कह दूं कि ये वाला एंगल है ना ये 60 डिग्री है, ऐसे रखा होगा, ये प्लेट ऐसे रखी हुई होगी, और नॉर्मल इसका जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। दिख रहा है? हाँ, मतलब सर आपने तो कमाल कर दिया, शीट कुछ ऐसे रखी हुई होगी, देख ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो ये शीट कुछ इस तरह से रखी हुई होगी, तभी तो देखना यार 60 डिग्री ऐसे, तभी तो बनेगा एंगल, ठीक, क्लियर है। हमको सवाल में ये बोला गया है कि जो नॉर्मल है ना वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ में, वो बना रहा है बेटा एक्स एक्सिस के साथ में। तो देख ये रहा अपना प्लेन, ये बनेगा नॉर्मल। अब इस नॉर्मल का एंगल 60 डिग्री करना है, तो देख ऐसी तो शीट बनेगी, आ गया ना नॉर्मल का एंगल 60 डिग्री। बस तो ये एरिया वेक्टर भी होगा, नॉर्मल की डायरेक्शन में एरिया होता है, अरे इस प्लेन का एरिया इसी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगेन अब हमको क्या करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला था, ई डॉट ए। अच्छा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम है, सोच के देख, इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्क्वायर के हर एक पॉइंट पे सेम है क्या, हाँ भाई लिखा हुआ है सवाल में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो इसको डायरेक्ट में ई ए कॉस थीटा लिख सकता हूं, नहीं तो मुझे फिर से इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता, ठीक। ई की वैल्यू क्या है, दे रखी है, ए की वैल्यू स्क्वायर है बेटा, उसका एरिया चेंज नहीं होना, दे रखा है, और यहां पे आ जाएगा cos 60, क्योंकि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल इस बारी 60 है, तो फ्लक्स आधा हो जाएगा, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। ये सवाल था, बड़ा प्यारा सवाल था ये सवाल यार, देखो इनको हल्के में नहीं लेना है, 12वीं में पूछे जाते हैं, और इनको करवाने का पर्पज ये है क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी सर सवाल करवाओ। अगर आप ये सवाल लाइव करना चाहते हो तो कमेंट कर देना कि सर हमको लाइव करवा दो, ठीक है। हाँ, फ्लक्स से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, पहले मैं बता रहा हूं, और गॉस लॉ से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ अ बॉक्स indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 to power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यार 5 फ्लक्स दे रखा है किसी एक बॉक्स के थ्रू, ठीक है, कितना है 8 into 10 to power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ऐसा है, मतलब एक डब्बा है, एक बंद डब्बा है, उस डब्बे के बाहर निकलने वाला फ्लक्स अपन को दिया हुआ है। हमें पूछा गया नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। यार जब भी फ्लक्स की बात की जाए ना, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, तो आपके दिमाग में एक लॉ आना चाहिए जिसे हम कहते हैं गॉस लॉ। बहुत ही प्यारा बंदा था गॉस, ऐसी चीज दे दी उसने, हमारे बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस खत्म कर दिए। भाई बहुत दिक्कत होती है फ्लक्स निकालने में, मैं बता रहा हूं तुम्हें, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं फ्लक्स के, अगर गॉस लॉ काम नहीं करता तो। गॉस लॉ काम करता है तो हम बोल देते हैं भैया जो किसी भी बंद सरफेस से फ्लक्स गुजरेगा वो तो उस सरफेस के अंदर के चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होगा। अच्छा ऐसी बात है, मतलब अगर आपको किसी सरफेस के अंदर, किसी बंद सरफेस के अंदर का चार्ज पता करना है तो आप क्या करो, एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, उस बंद सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स से। क्या आपको पता है बंद सरफेस से कितना फ्लक्स गुजर रहा है? अरे भाई वही तो सवाल में दिया हुआ है, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करो, खत्म करो कहानी। कितना अंदर का चार्ज, एप्सिलॉन नॉट पता क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ऐसा यूनिट में लिख दिया है मैंने इसका जो भी मामला है, और ये दे रखा है 8 × 10⁻3, ये आ गया टोटल चार्ज जो अपने बॉक्स के अंदर है, ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ। आप लिख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग गॉस लॉ बोर्ड के पेपर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अब है बढ़िया सवाल दूसरा, इसमें बहुत मतलब काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, could you conclude
that there were no charges inside the box. Why or why not? क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक डब्बा है, हमने कहा ठीक है होगा, उस डब्बे से नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो जीरो है। क्या है? डब्बे से नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो जीरो है ना। अब इसके केस हो सकते हैं भाई, ये मतलब हल्के में मत लेना इस सवाल को, शायद एक्सप्लेनेशन कहीं इधर उधर हल्की भी मिल जाएगी, लेकिन तगड़ा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि एक डब्बा है, इससे नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है, क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से नेट आउटवर्ड फ्लक्स है जीरो। कितना है? जीरो। तो इसके अंदर चार्ज कितना होना चाहिए? ठीक है, दो केस। पहला केस क्या है कि ना सर गॉस लॉ तो ये कहता है कि जो अंदर का चार्ज है बंद सरफेस के और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होता है वही फ्लक्स होता है। अगर फ्लक्स जीरो मतलब क्यू इन जीरो, मतलब हम बोल सकते हैं कि चार्ज इनसाइड में बी जीरो। कभी भी गारंटी मत लेना फिजिक्स में, बस ये कभी भी पलट जाती है। ठीक, मे बी जीरो। अगर ये लाइन लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स, ठीक है, पासिंग या फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस एंड एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम हो रहा पूरा एक्सपेरिमेंट। अब इफ फ्लक्स इज गिवन जीरो देन इट मींस चार्ज इनसाइड द सरफेस मे बी जीरो। बोल दी एक बात हमने, मे बी जीरो पे खत्म करी। दूसरी बात क्या हो सकती है? देखो नेट आउटवर्ड फ्लक्स जीरो है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज रखा होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज रखा होगा। नेट आउटवर्ड फ्लक्स का मतलब क्या है? देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज हमेशा बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होंगी रेडियली आउटवर्ड, कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है। और जितना पॉजिटिव चार्ज से फ्लक्स निकल रहा होगा बाहर इस डब्बे के, उतना ही नेगेटिव में आके घुस रहा होगा। अरे ये भी तो बात पक्की है यार, है ना, ये भी तो बात मानने वाली है। उतना ही नेगेटिव में आके घुस रहा होगा फ्लक्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट होती है यार, ये तो पता होगा आप लोगों को कि नहीं पता है ना। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती है। तो देखो जितनी फील्ड लाइन इससे बाहर निकली उतनी इसमें घुसी, तो नेट फ्लक्स तो जीरो हो गया, स्टिल चार्ज तो अभी भी जीरो है। तो दूसरा केस जो मैं बता रहा हूं, अरे जितना पॉजिटिव होगा चार्ज उतना ही नेगेटिव होगा, तभी तो जितनी बाहर निकलेंगी उतनी तो अंदर आएंगी, घुसेंगी ना यार। और चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स, जितना बड़ा मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी, मतलब उतना ज्यादा फ्लक्स निकलेगा। तो ये बात अब श्योर हो गई है कि भैया इसके अंदर का जो चार्ज है वो जीरो ही है। हमने पहला केस तो गॉस लॉ से प्रूव किया, दूसरा केस हमने एक प्रैक्टिकल कंडीशन लेके देख ली कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, तो जितना बाहर निकलेगा उतना अंदर घुसेगा, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स जीरो। खत्म है ना बात? बिल्कुल। कुछ अच्छे अच्छे और सवाल हैं, कुछ आप लोगों के लिए चैलेंज रहेंगे। देखो यार सवाल को देखो, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली above the center of a square of side 10 centimeter. What is the magnitude of the electric flux through the square? मतलब ये है मेरे भाई कि ना इन्होंने एक ऐसे प्लेट दे रखी है, ठीक है, स्क्वायर प्लेट ऐसे रखी हुई है, ऐसे समझ ली इसको। मैं थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, ले भाई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसमें स्क्वायर आ जाएगा। हाँ ऐसे समझ ले इसको, ठीक है। ये प्लेट है यहां से, और इसकी साइड जो है 5 सेंटीमीटर आई गेस। हाँ ये पॉइंट स्क्वायर, अच्छा साइड 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा है, ठीक है। तो ये साइड जो है बेटा ये 10 सेंटीमीटर है बेटा, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और यहां से सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इस प्लेट से गुजरने वाला फ्लक्स बताना है आपको, ठीक है। फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं। किसी भी ओपन सरफेस से फ्लक्स हम ऐसे निकालते हैं ई डॉट ए से, और बंद सरफेस से जो फ्लक्स होता है, ये डिफरेंस है बेटा, हाँ, वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा ये सरफेस ओपन है या बंद है, पहले तो ये सोचो। ये सरफेस बेटा ओपन है, ठीक है। क्यों ओपन है? ओपन सरफेस का एरिया होता है, बंद सरफेस का वॉल्यूम होता है। क्लोज सरफेस होती तो ये क्यूब होती, ये एक अगर क्लोज सरफेस होती तो
एक स्फीयर होती, एक सिलेंडर होती है ना, इनका वॉल्यूम होता है। क्योंकि एक क्लोज सरफेस नहीं है इसलिए इसका सिर्फ एरिया है, इसका वॉल्यूम थोड़ा ना निकाल सकते हो। बहुत पतली है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, ओपन सरफेस है। ओके, अब क्या, अब यार ओपन सरफेस से फ्लक्स निकालने का तरीका तो ये है, जब भी ओपन सरफेस दिखे तो ये तरीका है। लेकिन इस तरीके से निकालते निकालते शायद मुझे 1 हफ्ता लग जाए, है ना। क्यों? क्योंकि यार देखो, इस यहां पे जो चार्ज रखा हुआ है क्यू, इस चार्ज के कारण इस सरफेस के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, क्योंकि दूरी अलग है। इस पॉइंट पे कुछ और होगा, इस पॉइंट पे कुछ और होगा। तो यहां तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, उस एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना पड़ेगा, फिर लिमिट लगानी पड़ेगी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके टोटल फ्लक्स आएगा। बट मैं वैसा नहीं करने जा रहा हूं भाई। आप किसी भी ओपन सरफेस को एक क्लोज सरफेस बना सकते हो। बना सकते हो क्या? सोच के देखो। अरे बना सकते हो क्या? किसी भी ओपन सरफेस को क्लोज सरफेस बना सकते हो क्या? हाँ, बना सकते हो। अगर आपको स्क्वायर दिया जाए, सुनना आप ध्यान से मेरी बात को, अगर आपको एक स्क्वायर दिया जाए तो आप इमेजिन करो एक क्यूब को, बस इमेजिन करना है ना। इमेजिन करो क्यूब को, कर लिया इमेजिन, ठीक है। अच्छा, अपना जो सवाल था ना वो ये था बेटा, देखना अभी ध्यान से। अपना जो सवाल था वो ये था कि एक अपने पास में फ्लैट सरफेस है, ठीक है। एक्चुअल में नीचे वाली थी, मैंने इधर ऐसे समझाने के लिए दिखा दी। अब मैं नीचे वाली कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। ये सरफेस है अपने पास में, ठीक है। सरफेस है भैया, सरफेस है भाई, सरफेस है, सरफेस है, सरफेस है ना। बिल्कुल 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 बढ़िया सरफेस है। अब ये वाली जो सरफेस है, इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर एक क्या रखा हुआ है? चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर ऊपर। मतलब अब मेरे को अच्छे से चीज क्लियर हो चुकी है, सुनना जरा ध्यान से, कि यार अगर मैं क्यूब इमेजिन करूं, ठीक है, तो ये चार्ज उस क्यूब के सेंटर पे है। मतलब जो नीचे वाली प्लेट है ना, अगर उसकी जैसी मैं 5 और प्लेट इमेजिन कर लूं, सोच के देख, नीचे वाली प्लेट के जैसे एक पीछे कर ले, एक आगे इमेजिन कर ले, एक ऊपर कर ले, एक राइट में कर ले, एक लेफ्ट में कर ले, ठीक है। नीचे वाली तो है ही, तो 5 और प्लेटें इमेजिन करूं सेम डायमेंशन की। क्यों? क्योंकि भाई ये वाली तो 10 आएगी ना। अब अगर ये सेंटर पे है तो इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पे, मतलब ऊपर वाली से भी तो 5 ही सेंटीमीटर नीचे हो गई। अगर मैं नीचे वाली प्लेट जैसी 5 प्लेट और इमेजिन कर लूं, है ना, इसके इस प्लेट के राइट लेफ्ट आगे पीछे और ऊपर, ठीक है, तो ये सवाल अब कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये जो चार्ज क्यू है ना, ये क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। ये एक क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। हाँ सर, चमक तो गया। देखो नीचे वाली प्लेट है उतनी ही बड़ी, मैंने एक और प्लेट, फिर इधर एक और प्लेट, फिर ऊपर, फिर, ठीक है। तो अगर मैंने इस नीचे वाली प्लेट को छोड़ दूंगा और पूरा क्यूब इमेजिन करूं तो मेरे को समझ में आ रहा है कि चार्ज क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। अब सिमेट्री से क्यों? सिमेट्री से इसलिए क्योंकि क्यूब एक सिमेट्रिक शेप है और चार्ज भी उसके सेंटर पे है, तो ये सिमेट्री हो गई। सिमेट्री से मैं ये कह सकता हूं, अब तो बंद सरफेस बन गई ना। अरे क्यूब ने बंद कर लिया ना पूरे किसको? चार्ज को। तो अब तो क्यूब तो एक क्लोज सरफेस है ना, अंदर झांक नहीं सकते आप बाहर से क्यूब के, जब तक उसमें होल ना हो या काटा ना जाए उसे, है ना। तो भाई क्यूब के अंदर एक चार्ज है। अब मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, कि बंद सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो तो उस बंद सरफेस के अंदर के चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होता है। यही बात है, ठीक है। तो ये जो क्यूब है एक बंद सरफेस है, तो इस क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो होगा क्यू। कितना टोटल चार्ज है भाई अंदर, क्यूब के अंदर कितना चार्ज दिखाई दे रहा है? क्यू दिखाई दे रहा है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सिमेट्री है यहां पे, क्योंकि चार्ज से हर एक सरफेस बराबर दूरी पर है, हर एक सरफेस सेम डायमेंशन की है, तो इसे हम सिमेट्रिक समझ रहे हैं, ठीक है। यानी कि सारी सरफेसेस से बराबर बराबर फ्लक्स गुजरेगा, सारी सरफेसेस से बराबर बराबर फ्लक्स गुजरना चाहिए। अगर क्यूब से फ्लक्स गुजर रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब क्यूब की 6 सरफेसेस से गुजर रहा है कितना फ्लक्स? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे क्यूब में 6 सरफेस है ना, टोटल 6 सरफेसेस से गुजरने वाला फ्लक्स है। हमें तो नीचे वाली से चाहिए, तो हमें तो एक से चाहिए, सबसे बराबर गुजर रहा है, तो एक से कितना गुजरेगा? अरे एक से कितना फ्लक्स पास करेगा बेटे? 6 का भाग दे दो, 6 का भाग दे दो। 2 से पूछे तो
2 से पूछे तो, अरे 2 से पूछेगा तो सोच के देख ले भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे 1 से जो गुजर रहा है उतना इससे गुजरेगा, उतना इससे गुजरेगा, उतना इससे गुजरेगा, उतना इससे गुजरेगा, उतना ही पीछे वाले से गुजरेगा, सबसे बराबर फ्लक्स गुजरेगा। हमें बस 1 से चाहिए था तो हमने बस 6 से गुजर रहा है टोटल, मतलब इससे 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 मिला के गुजर रहा है फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हर किसी से बराबर गुजर रहा है तो हर किसी से Q/6 एप्सिलॉन नॉट ही गुजर रहा होगा। अब चाहे वो ऊपर वाली सरफेस हो, नीचे वाली हो, राइट वाली, लेफ्ट वाली हो, आगे वाली, पीछे वाली, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। चलो, तो ये एक अच्छा सवाल हो गया बेटा अपन लोगों का। इसके बाद जो क्वेश्चन है देखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेते हैं, क्योंकि गॉस लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी भी है। हमें बोला गया है कि पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इतना। देखो एक पॉइंट चार्ज है, उसका फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है, मतलब चार्ज नेगेटिव होगा। अच्छा, तो पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। ओए हुई 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 हुई, देखना जरा क्या कह रहा है। एक ना स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, इस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर है, ठीक है, इस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर है उस पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। पॉइंट चार्ज causes an electric flux of इतना to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge। ये 10 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस है, ठीक है। इस चार्ज की वजह से इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स है इतना, और ये चार्ज कहां पे सेंटर्ड है, स्फीयर के, ठीक है, मतलब स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। मतलब अभी 10 सेंटीमीटर है, अब आ रहा रेडियस, आप इसकी क्या कर दो, 20 सेंटीमीटर कर दो। क्या कर दो बेटा, 20 सेंटीमीटर कर दो, कर दी, सेम चार्ज ही रखा हुआ है, तो फ्लक्स कितना गुजरता। सुनना जरा ध्यान से, ये एक स्फीयर है, और स्फीयर हमेशा एक, पता है आप सभी लोगों को, क्लोज सरफेस होती है। यहां से जो फ्लक्स गुजर रहा है ना, उसको मैं लिख सकता हूं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक बंद सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स उस सरफेस के अंदर के चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। सुनना ध्यान से, अगर मैं कहूं कि यार इस बंद सरफेस के अंदर का गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा, तो आप कहोगे सर इसके अंदर चार्ज है Q और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। अरे भाई, अगर कोई बंद सरफेस है, बंद सरफेस है ऑलरेडी अगर कोई, तो उस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स इस चीज पे मैटर ही नहीं करता कि सरफेस कितनी छोटी या कितनी बड़ी है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस चीज पे भी डिपेंड नहीं करता है कि भैया वो चार्ज कहां है। अगर ये चार्ज सेंटर पे नहीं होता, यहां होता, तो भी बंद सरफेस से तो इतना ही फ्लक्स निकलता जितना पहले निकल रहा था। अगर ये चार्ज यहां भी होता, यहां भी होता, बस बंद सरफेस के अंदर होना चाहिए, हो कहीं पे भी अंदर होना चाहिए, अंदर चार्ज, ठीक है, क्लियर है। तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, the flux passing through the new sphere would still be same। जो पुराने से गुजर रहा था फ्लक्स, वही नए से गुजर रहा होगा, ठीक है, क्लियर है, सिंपल है एकदम। चलो, तो एक काम करते हैं, अब आखिरी सवाल पे आ जाते हैं थोड़ा सा, है ना। और ये जो सवाल है बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सवाल है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। अ कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या है, ऐसा स्फीयर जो कंडक्ट कर सकता है, चार्ज फ्लो कर सकता है अपने अंदर से, उसकी रेडियस दे रखी है बेटा, देखो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब और उस पर कोई अननोन चार्ज है, ठीक है, लेट से चार्ज जो है, लेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज Q, स्मॉल q मान लेते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 10 इंटू 10 टू पावर 3 है बेटा, ये पावर 3 ऊपर है, ठीक है, एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। देखना जरा कि एक स्फीयर है, छोटू सा स्फीयर हमने बनाया, ठीक है, इस स्फीयर पे चार्ज है टोटल, कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग का मतलब आपको पता है ना बेटा, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रह सकता, कंडक्टर के कभी भी अंदर चार्ज नहीं रह सकता, चार्ज उसकी सरफेस पे रहेगा। तो चार्ज है जो कंडक्टर की सरफेस पे है, ठीक है। अब इस कंडक्टर के सेंटर से किसी r दूरी पर, ठीक है, अच्छा रेडियस तो हमने मानी हुई है r, किसी x दूरी पर, है ना, x को ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, किसी भी x को, इसको भी नहीं और कोई हो तो भी नहीं, ठीक है।
इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज दिस, मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो है E, और E की वैल्यू जो है वो है 1.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, मतलब कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो अलोंग द रेडियस और अंदर की तरफ है, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। बेटा अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है, अगर ये नेगेटिव होगा तो ही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ होगी। तो हमें ये भी पता चल गया कि इसकी सरफेस पे जो चार्ज आ रहा होगा वो नेगेटिव आ रहा होगा। ठीक है, कंडक्टर इसलिए ऊपर ही आएगा और ये टोटल जो स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज है। अरे स्फीयर के सेंटर से r दूरी पे यार कैसी बातें कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है KQ/r², खत्म करो। x दूरी पे क्या होगा KQ/x², तो r की जगह x को ले आओ, KQ/x², दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अच्छा k की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁹ है। q की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है, अभी निकाल लेंगे। x की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो यार क्यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो तुम, इतने तो नालायक नहीं लग रहे हो। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। तो यार ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, आप लोगों ने बोला था इसलिए मैंने करवा दिया आप लोगों को। अब आप बेटर क्लैरिटी दोगे तो मैं उसी टाइप से और उसी हिसाब के न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कमेंट में जाके ये लिखना है कि अगला कौन सा चैप्टर होगा जिसके आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं। अपना बुक जो भी आप रेफर कर रहे हैं वो बुक का नाम भी लिख सकते हो, सर एनसीईआरटी के करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स करवा दो। ठीक है, तो अपन एक ही वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे, उसमें सारे लाइन से न्यूमेरिकल्स कर देंगे। ठीक है, अगर वो सेशन लाइव करवाना चाहते हो तो बोल दो कि सर हमें लाइव सेशन करवा दो, लाइव में रिकॉर्डिंग, लाइव में जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवा लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ में अपन इस सेशन को ख़त्म करते हैं। होपफुली आपने काफ़ी एंजॉय किया, चीज़ें आपको कुछ पता चली हैं, और इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अच्छा लगा है तो लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।